नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आनुवांशिक रोग होते हैं वो क्या होते हैं, इनका महत्व क्या है, ये किस प्रकार से होते हैं, कैसे इनकी वंशागति होती है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वहाँ पर कमेंट कीजिए और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हम देखने वाले हैं आनुवांशिक रोगों के बारे में। आनुवांशिक रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग जो माता पिता से संतान को प्राप्त होते हैं या किसी भी व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं, ऐसे रोगों को हम आनुवांशिक रोग कहते हैं। ये आनुवांशिक रोग होते हैं, इनको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इनको मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं मेंडलीय रोग या जिन्हें हम जीन आधारित रोग कहते हैं, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। इसके अलावा दूसरा है वो है गुणसूत्रीय रोग, तीसरा है बहुकारकीय रोग और चौथा है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रियल रोग। अब आज हम देखने वाले हैं कि ये सब कुछ क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आनुवांशिक रोग क्या होते हैं इनके बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों, आनुवांशिक रोग वे रोग होते हैं जो माता पिता से मौजूद किसी बदलाव के कारण संतान में जन्म से ही क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और ये रोग डीएनए में परिवर्तन या जीन की कमी या फिर जीन की अधिकता या क्रोमोसोम में कोई भी बदलाव होता है उसके कारण से होते हैं। हमें पता है कि जो डीएनए होता है वो हमारा आनुवांशिक पदार्थ है। यदि डीएनए में कोई बदलाव हो जाता है तो उस बदलाव के कारण से उत्परिवर्तन होता है या म्यूटेशन होता है और वही आगे जाकर आनुवांशिक रोगों का कारण बनता है। सरल भाषा में कहा जाए तो जो रोग जीन में या क्रोमोसोम में खराबी के कारण से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ऐसे रोगों को हम आनुवांशिक रोग कहते हैं। अब ये आनुवांशिक रोग होते हैं, इनके प्रकार कितने होते हैं? तो हमने बताया आनुवांशिक रोगों को मुख्य रूप से 4 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला प्रकार है वो है जीन आधारित या जिन्हें हम मेंडलीय रोग भी कहते हैं। जीन आधारित से मतलब क्या है कि ऐसे रोग जो किसी एक जीन में बदलाव के कारण से उत्पन्न होते हैं। और मेंडल भी जो अपनी बातें बता रहे थे, मेंडल ने जो आनुवांशिक के जो भी प्रयोग किए थे वो सभी के सभी जीन या कारक पर आधारित थे। मेंडल जीन को ही कारक कहते थे तो उस पर आधारित थे, इसी कारण से इन्हें हम मेंडलीय रोग भी कहते हैं। अब ये रोग कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, रंगांधता जिसे हम वर्णांधता भी कहते हैं, और इसके अलावा थैलेसीमिया। ये सारे के सारे रोग होते हैं, ये हमारे मेंडलीय रोगों के अंतर्गत शामिल होते हैं। ये रोग एक ही जीन में दोष अर्थात म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होते हैं, इन्हें मेंडलीय डिसऑर्डर भी कहते हैं। अब इसके बाद में हम दूसरे जो रोग देखने वाले हैं वो है हमारे गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकार का मतलब यह हो गया है कि ये जो रोग होंगे ये गुणसूत्र की या तो संरचना में परिवर्तन के कारण से होंगे या फिर उनकी संख्या में परिवर्तन के कारण से ये रोग उत्पन्न होंगे, और इसी कारण से इन्हें हम गुणसूत्रीय विकार या जो गुणसूत्रीय रोग हैं वो कहते हैं। तो ये क्रोमोसोम की संख्या अर्थात गुणसूत्र की संख्या या संरचना में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे इनके उदाहरण है डाउन सिंड्रोम। और ये जो डाउन सिंड्रोम है ये 21वें क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रति के आ जाने के कारण से होता है। दोस्तों, ये डाउन सिंड्रोम है, ये लगभग हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। इस रोग को हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, इन सभी रोगों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद में है टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। ये सारे के सारे रोग हैं वो आपके गुणसूत्रीय रोगों के अंतर्गत शामिल होते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो आपके आनुवांशिक रोग होते हैं इन्हें हम बोलते हैं बहुकारक आनुवांशिक रोग। अर्थात ये रोग होते हैं इनमें जीन एक कारक होता ही होता है, इसके अलावा पर्यावरणीय कारक भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ये रोग होते हैं जीन के साथ साथ हमारी जीवन शैली या पर्यावरण में बदलाव के कारण से उत्पन्न होते हैं। तो इस कारण से ये रोग जीन के साथ साथ पर्यावरण इन दोनों कारणों से होते हैं, यानी इन्हें केवल जीन ही नहीं बल्कि हमारी जीवन शैली होती है वो भी प्रभावित करती है और पर्यावरण भी प्रभावित
करता है। यदि ऐसे रोगों के उदाहरण देखें तो फर्स्ट नंबर पे आता है, वो आता है मधुमेह, डायबिटीज। सभी को पता है कि जो ये डायबिटीज होता है ये इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से होता है, और इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण से उस व्यक्ति के रक्त में जो शर्करा है, शुगर है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो ये होता है आपका मधुमेह। इसके अलावा हृदय रोग, हृदय रोग होते हैं वो भी जीनों से प्रभावित होते हैं। यदि किसी के माता पिता में हृदय रोग था तो उसके संतान में हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन केवल वह एक कारक नहीं होता है, इसके अलावा उसकी जीवन शैली कैसी है, वो कैसे वातावरण में रह रहा है, क्या उसका खान पान है, कैसे वो व्यायाम करता है, ये सारे कारक भी इस पर प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा रक्तचाप, बीपी जिसे बोलते हैं, हाइपरटेंशन, और ये भी आपके जीवन शैली और जीन के कारण, दोनों के कारण हो सकता है। इसके अलावा कैंसर, कैंसर भी आपके जीन की वजह से भी होता है। इसके अलावा जो पर्यावरणीय कारक शामिल हैं, जैसे यदि कोई तंबाकू का सेवन करता है तो उससे कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार से पराबैंगनी किरणें हैं, कई गैसें हैं जिनसे कैंसर की संभावना बढ़ती है। इसके अलावा दमा, अस्थमा, अस्थमा भी जीन के कारण भी होता है, और साथ साथ में बाह्य कारक हैं, जो हमारी हवा है वो कितनी स्वच्छ है, AQI कितना है, ये सब कुछ पर डिपेंड करती है। इसके अलावा आते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रियल रोग। दोस्तों इन रोगों को हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये रोग होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में किसी बदलाव के कारण से उत्पन्न होते हैं। हमें ध्यान रखना है कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका जीन संतान को माता से प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि जब आपके शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है उस दौरान शुक्राणु का केवल केंद्रक होता है वो अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो अंडाणु का ही होता है। इस कारण से जो माइटोकॉन्ड्रियल रोग होते हैं वो केवल संतान को माता से ही प्राप्त होते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ये केवल माता से हमें विरासत में मिलते हैं। और इन रोगों में जो पहला रोग है वो है ली सिंड्रोम। ली सिंड्रोम क्या है? दोस्तों ये एक माइटोकॉन्ड्रियल विकार है। इस रोग के अंतर्गत जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी संरचना में, उसकी कार्यकी में एक ऐसा बदलाव हो जाता है जिसके कारण से वो अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका कार्य होता है वो कोशिका को ऊर्जा प्रदान करना होता है, और जब कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान या ऊर्जा नहीं मिल पाती है तो उसके कारण से वो कोशिकाएं मरने लगती हैं, और इसके कारण से जो मस्तिष्क है उसकी कोशिकाएं मरने लगती हैं, जो मानसिक रोग होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा एक रोग है वो है आपका LHON। इसे हम बोलते हैं लिबर हेरिडिटी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। इसकी फुल फॉर्म है LHON की लिबर हेरिडिटी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। और इस रोग में क्या होता है कि कोई व्यक्ति होता है उसकी जो दृष्टि तंत्रिका होती है जिससे हमें दिखाई देता है वो खराब हो जाती है, जिसके कारण से उसका जो सेंट्रल विजन होता है वो खराब हो जाता है। एक उम्र के बाद में या वयस्क अवस्था में या युवावस्था में उसका जो विजन होता है उसको दिखाई देने में समस्या आने लगती है। तो ये दोनों रोग हैं वो आपके माइटोकॉन्ड्रियल विकार के अंतर्गत शामिल होते हैं। अब इसके बाद में जो भी मेंडलीय विकार थे जिन्हें हम जीन आधारित रोग कह रहे थे उनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इन्हीं रोगों में से जो पहला रोग है वो है आपका हीमोफीलिया। ये हीमोफीलिया होता क्या है? दोस्तों हीमोफीलिया रोग क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, चाहे वो चोट छोटी सी ही क्यों ना हो, तो वहाँ से रक्त बहने लगता है। यहाँ तक तो सब सामान्य है, सभी के रक्त बहता है, लेकिन सामान्य तौर पर क्या होता है कि रक्त होता है 3 से 5 मिनट के बाद अपने आप वहाँ से रुकना, बहना होता है वो अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन हीमोफीलिया में वो रक्त है वो लगातार बहता रहता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, और जिसके कारण से अत्यधिक रक्तस्राव के कारण से उस व्यक्ति में रक्त की कमी हो जाती है, और जब रक्त की कमी हो जाती है तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब ये रोग क्यों होता है वो हम देखने वाले हैं। तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रक्त संबंधी विकार है जिसमें शरीर में रक्त जमने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से यदि उसको थोड़ी सी भी चोट लग जाती है या अंदरूनी कोई चोट लग जाती है जो
रक्त होता है वो लगातार बहता रहता है, और जब रक्त लगातार बहता रहता है तो उससे क्या होता है कि रक्तस्राव के कारण से या अंदर रक्त के जमा होने के कारण से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हमें पता है कि जो रक्त होता है उसको जमाने का कार्य या थक्का बनाने का कार्य है वो प्लेटलेट्स और साथ साथ में कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम क्लोटिंग फैक्टर कहते हैं, वो करते हैं। और ये कुल 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं जो रक्त का थक्का बनाने में काम में आते हैं। तो वो क्लोटिंग फैक्टर नामक प्रोटीन होता है, उसके कारण से होता है। हीमोफीलिया में जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं उनकी या तो कमी हो जाती है या फिर वो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, जिसके कारण से वो रक्त होता है वो जमता नहीं है। इसके बाद में यदि हम देखें तो जो ये हीमोफीलिया रोग है, ये रोग आपका लिंग सहलग्न रोग है। अब लिंग सहलग्न से क्या मतलब है, क्योंकि इसका जो जीन होता है वो जीन, इस रोग का जो संबंधित जीन है वो एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है, और एक्स गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है, और इसी के कारण इसे हम बोलते हैं लिंग सहलग्न रोग। अर्थात यह रोग क्रोमोसोम पर मौजूद जीन की खराबी से होता है। ये लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग है। ये अप्रभावी क्यों होता है उसका भी कारण हम बताने वाले हैं। दोस्तों, हमें पता है कि जो महिला और पुरुष होते हैं इनमें जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उनमें महिला में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं XX। महिला में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं XX, और पुरुष में होते हैं वो होते हैं XY। अब क्योंकि महिला में 2 X गुणसूत्र पाए जाते हैं और पुरुष में केवल 1 X गुणसूत्र पाया जाता है, तो यदि महिला में 1 X गुणसूत्र पर भी ये प्रभावित जीन उपस्थित है, ये रोग का जीन उपस्थित है, तो दूसरा यदि गुणसूत्र सामान्य है तो सामान्य गुणसूत्र क्योंकि प्रभावी होता है, उसका जो जीन होता है वो प्रभावी होता है, जिसके कारण से ये अप्रभावी जो जीन है वो अपने लक्षण प्रकट नहीं कर पाता है और उस महिला में इस रोग के लक्षण नहीं आते हैं, और इसी कारण से इसे बोला जाता है लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग, या जिसे बोलते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। लेकिन जो पुरुष होते हैं, क्योंकि उनमें केवल 1 ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, और यदि उसका जीन भी यदि आपका प्रभावित हो गया है, रोगग्रस्त हो गया है, तो उसके कारण से उस पुरुष में रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी कारण सामान्य तौर पर जो महिलाएं होती हैं वो इस रोग की क्या होती हैं, वाहक होती हैं, जबकि पुरुष होते हैं इस रोग से ग्रसित होते हैं। पुरुषों में ये ज़्यादा मिलता है और महिलाओं में ये बहुत कम पाया जाता है। महिलाएं इस रोग की अक्सर क्या होती हैं, वाहक होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में ये पुरुषों में अधिक क्यों होता है ये भी आपको बता दिया है, क्योंकि पुरुषों में केवल 1 ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। और ये बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लो आपके पास 2 बाइक हैं या 2 कार हैं, यदि एक बाइक खराब भी हो गई है तो आप दूसरी बाइक का उपयोग करके अपने कार्यों को सुचारू रूप से रख सकते हो, जहां पर आपको जाना है वहां पर आप पहुंच सकते हो। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के पास 1 ही बाइक है या 1 ही कार है और यदि वह खराब हो गई तो उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने पर या जहां उसको जाना है वहां पहुंचने में समस्या जरूर आने वाली है, वो देरी जरूर होने वाली है। तो इसी प्रकार से ये होता है कि पुरुषों में क्योंकि 1 ही एक्स गुणसूत्र है, यदि वो रोगग्रस्त हो गया है तो वो या जीन खराब हो गया है तो जो पुरुष होगा वो रोगग्रस्त हो जाएगा। लेकिन महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र के कारण से वो महिलाएं होती हैं रोग से बच जाती हैं, लेकिन वाहक के रूप में कार्य करती हैं। इस हीमोफीलिया के लक्षण क्या होते हैं, तो चोट लगने पर लगातार रक्त का बहना, थक्का नहीं बनना, ये मुख्य लक्षण है। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं कि बार बार या देर तक खून का बहना, कि लगातार खून बहता जा रहा है, या मान लो उस व्यक्ति को कोई चोट लगी है और चोट लगने के बाद में उस स्थान पर उसको कोई नीला धब्बा या रक्त इकट्ठा होने की समस्या है तो भी ऐसी संभावना बनती है। इसके अलावा नाक से अचानक खून निकलना, जो नाक है जिसे हम बोलते हैं नाक से खून निकल रहा था, नक्शीर आ रही है, तो उस समय भी ऐसी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा दिमाग में ब्लीडिंग हो सकती हैं, अर्थात जो हमारी जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, उसमें जो नसें हैं यदि वो टूट जाती हैं या फट जाती हैं तो लगातार रक्तस्राव हो सकता है, और जिसके कारण से दिमाग में रक्त इकट्ठा हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, या इंटरक्रेनियल ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरक्रेनियल हेमरेज हो सकता है।
इसके बाद में इस रोग के साथ एक इतिहास जुड़ा हुआ है दोस्तों। इस रोग को हम शाही रोग के नाम से भी जानते हैं। और शाही रोग के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये रोग है जो ब्रिटेन है उसके जो राज परिवार है उसमें शामिल है। जो ब्रिटेन के राज परिवार की जो विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया, वो इस रोग की वाहक थी। और क्योंकि वो इस रोग की वाहक थी इस कारण से ये उसकी संतानों में पहुंचा। उनकी कुल टोटल 9 संतान थी, जिनमें से प्रिंस लियोपोल्ड, ड्यूक ऑफ अल्बानी, ये 2 ऐसे पुत्र थे जो इस हीमोफीलिया से क्या थे? ग्रसित। क्योंकि पुत्र थे तो वो हीमोफीलिया से क्या थे? ग्रसित। और इसी कारण से देखो जो प्रिंस लियोपोल्ड है उनकी मृत्यु एक छोटी सी गिरने के कारण हो गई। वो गिरे, उनके जो दिमाग था उनमें रक्तस्राव हुआ, वहां इकट्ठा हुआ और जिसके कारण से उनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। सेरिब्रल हेमरेज के कारण से उनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई। हीमोफीलिया अक्सर है उसको रॉयल डिजीज या शाही रोग कहा जाता है, क्योंकि ये जो कई यूरोपीय देश हैं वहां तक ये फैल गया है। किसके थ्रू? विक्टोरिया के वंश के थ्रू। तो इसी कारण से हीमोफीलिया उसे शाही रोग भी कहा जाता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ये एक रोचक तथ्य है और एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अब हम बात करने वाले हैं एक अलग प्रकार के रोग की, और जिसका नाम है रंगांधता, या जिसे हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसे बोलते हैं वर्णांधता। इंग्लिश में बोले तो कलर ब्लाइंडनेस। नाम से पता चल रहा है कि जो ये रोग होता है, इस रोग के अंदर जो व्यक्ति है वो रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। अब क्यों नहीं कर पाता है दोस्तों? जो हमारी आंख होती है इसकी 3 लेयर होती हैं, 3 परत होती हैं, और इसके अंदर ही अंदर की जो परत होती है उसे हम बोलते हैं रेटिना। इस रेटिना के अंदर हमारी जो तंत्रिकाएं होती हैं वो पाई जाती हैं, और इसके अलावा कुछ हमारी दृष्टि संवेदी जो कोशिकाएं होती हैं वो पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं में से 2 विशेष प्रकार की कोशिका हैं। एक होती है शलाका कोशिका अर्थात रोड सेल, और दूसरी होती है शंकु कोशिकाएं अर्थात कोन सेल। और ये जो कोशिकाएं हैं ये देखने का कार्य करती हैं। शलाका कोशिकाएं होती हैं ये कम प्रकाश में हमें देखने का कार्य करती हैं, और जो शंकु कोशिकाएं होती हैं वो रंगों में विभेद का कार्य करती हैं। अब उस व्यक्ति में क्योंकि रंगों में विभेद में क्या होने लग जाती है? समस्या होने लग जाती है। इस कारण से उसकी शंकु कोशिका है वो प्रभावित होती है, और शंकु कोशिका के प्रभावित होने के कारण से ही ये रोग उत्पन्न होता है। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति में कुछ रंगों को सही से पहचानने में क्या होती है? कठिनाई होती है। सबसे सामान्य प्रकार की जो वर्णांधता होती है उसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। इसे हिंदी में रंगांधता या रंग दृष्टि दोष भी कहा जाता है। कलर ब्लाइंडनेस होती है उसके मुख्य प्रकार। सबसे मुख्य जो सबसे कॉमन प्रकार है वो लाल और हरे रंग की वर्णांधता है, लेकिन इसके कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं, जैसे नीले और पीले रंग की वर्णांधता भी हो सकती है, या फिर टोटल जो सभी कलर हैं उनकी वर्णांधता भी हो सकती है। उसमें उस व्यक्ति को केवल ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देता है, पुराने जमाने का दिखाई देता है। तो कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। अब ये देखते हैं कि ये रोग क्यों होता है। दोस्तों ये रोग होता है वो भी आपका लिंग सहलग्न रोग होता है, अर्थात इसका जो जीन होता है वो भी एक्स गुणसूत्र पर ही पाया जाता है और साथ में अप्रभावी होता है। तो इसकी जो वंशागति होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की जो प्रक्रिया होती है वह भी हीमोफीलिया के समान ही होती है। मतलब ये हो गया है कि जो वर्णांधता होती है उसमें भी महिलाएं सामान्य तौर पर वाहक होती हैं और पुरुष इस रोग से ग्रसित होते हैं। तो यह एक आनुवांशिक बीमारी होती है और इसका कारण रेटिना के कोन सेल, अभी आपको बताया है कि जो शंकु कोशिकाएं होती हैं उनमें बदलाव के कारण होता है। तो इसका कारण रेटिना के जो कोन सेल होती है उसमें पिगमेंट का ना होना या ठीक से काम नहीं करने के कारण होता है। यह भी आपका एक्स लिंक्ड
रेसेसिव पैटर्न से होता है, कहने का मतलब लिंग सहलग्न रोग होता है। लिंग सहलग्न रोग होता है। यह भी पुरुषों में ज्यादा और महिलाओं में बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि इसकी वंशागति भी हीमोफीलिया के समान ही होती है। रंगांधता या कलर ब्लाइंडनेस होने की संभावना, यदि पुरुषों में देखें तो यह लगभग 8% होने की संभावना है, क्योंकि हमें पता है कि जो पुरुष होते हैं इससे ज्यादा ग्रसित होते हैं, और जो महिलाएं हैं इनमें लगभग 0.4 से लेकर 0.5% के आसपास ये होने की संभावना है। महिलाएं सामान्यतः इस रोग की क्या होती हैं, वाहक ही होती हैं। अर्थात पुरुषों में ये लगभग 12 में से 1 को हो सकता है, और महिलाओं में ये 200 में से केवल 1 को होने की क्या होती है, संभावना होती है। तो ये था हमारा वर्णांधता। अभी तक जो 2 रोग हमने पढ़े हैं, हीमोफीलिया और उसके साथ साथ में वर्णांधता, ये दोनों ही रोग थे वो लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग थे। ये हमें ध्यान रखने की बात है, एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। दोनों ही रोगों का जीन है X गुणसूत्र पर पाया जाता है। दोनों ही रोग होते हैं, इनकी जो वंशागति होती है इनमें महिलाएं सामान्यतः वाहक होती हैं और पुरुष होते हैं वो रोग से ग्रसित होते हैं। महिला रोगग्रस्त तभी होगी जब जो उसकी माता है वो कम से कम उस रोग की वाहक हो और जो पिता है वो उस रोग से ग्रसित हो, लेकिन ऐसी संभावना बहुत ही कम होती है। क्यों? क्योंकि यदि हीमोफीलिया की बात की जाए तो ऐसे पुरुष या रोगग्रस्त पुरुष होते हैं वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाते हैं। इस कारण महिलाओं के रोगग्रस्त होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब हम नेक्स्ट रोग के बारे में बात करने वाले हैं, और वो है सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया के नाम से पता चलता है कि इसमें रक्त संबंधी विकार है, साथ साथ में जो रक्त होता है उसकी कमी होती है। वो क्यों होती है या वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाता है, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो जो सिकल सेल एनीमिया होता है ये भी एक आनुवांशिक रोग है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो दरांती की आकार की, हंसिया की आकार की हो जाती हैं। दराती का मतलब जो काटने वाली होती हैं, जिससे हम पेड़ पौधे वगैरह काटते हैं, उसके आकार की हो जाती हैं। ये कोशिकाएं होती हैं जो आरबीसी, वो कठोर हो जाती हैं, चिपचिपी हो जाती हैं और कम लचीली होती हैं, और इसलिए रक्त वाहिकाओं में ये फंस जाती हैं। जो पतली कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर ये ठीक से गमन नहीं कर पाती हैं और उसके अंदर फंस जाती हैं। व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और इसके कारण से एनीमिया जैसी स्थिति उत्पन्न होती है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अभी ये जो रोग होता है सिकल सेल एनीमिया, ये कैसे हो सकता है, इसका कारण क्या है, यदि वो देखें तो ध्यान से देखना। सामान्य तौर पर जो हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन को बनाने वाली जो सामान्य जीन होती है उसे हम बोलते हैं HbA, जो हीमोग्लोबिन बनाने में काम करती है, वह जीन है आपकी HbA। यदि इसमें कोई उत्परिवर्तन हो जाता है, कोई बदलाव आ जाता है और उस बदलाव के कारण से ये रोगग्रस्त जीन में बदल जाती है, उसको बोलते हैं HbS। तो ये सामान्य जीन है जो हीमोग्लोबिन बनाती है, ये सामान्य हीमोग्लोबिन बनाएगी। लेकिन यदि उस जीन में बदलाव हो गया और वो बदल गई है HbS में, तो वो अब आपका सामान्य हीमोग्लोबिन नहीं बना पाएगी, सामान्य आरबीसी नहीं बना पाएगी। तो यह रोग HbA जीन में हुए म्यूटेशन के कारण होता है। इस जीन में यदि बदलाव हो गया और वो बदल गया HbS में तो उसके कारण होता है। इस म्यूटेशन के कारण HbS नामक असामान्य हीमोग्लोबिन बनता है। यह अलैंगिक अप्रभावी विकार है। हमें ध्यान रखना है कि जो सिकल सेल एनीमिया है उसका लिंग से कोई संबंध नहीं है, अर्थात महिला और पुरुष सभी में होने की संभावना होती है। दोनों माता पिता के डिफेक्टिव जीन मिलने पर यह बीमारी होती है। अब ये क्या है, मान लो कि जो महिला है उसमें ये जीन है HbA और पुरुष है उसमें है HbA
और HBS। अर्थात महिला के जो जीन है वो सामान्य है, पुरुष में एक डिफेक्टिव जीन है। तो ध्यान रखने की बात यह है कि इस स्थिति में तो वो महिला सामान्य है ही है, इस स्थिति में वो पुरुष है, क्योंकि अप्रभावी रोग है, ये जीन अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा क्योंकि प्रभावी जीन उसके साथ है, सामान्य जीन उसके साथ है। इस कारण इस स्थिति में भी वह व्यक्ति सामान्य जीवन यापन कर सकता है। लेकिन यदि दोनों के पास यदि दोनों वाहक भी हैं तो उस स्थिति में इनके संतान होगी, उसमें दोनों जीन प्रभावित हो सकती हैं। अर्थात यदि दोनों जीन हो गई हैं, वो HBS हो गई हैं, तो उस स्थिति में जो संतान होगी वो सिकल सेल से पीड़ित होगी। अर्थात दोनों माता पिता के डिफेक्टिव जीन, अगर एक का भी सामान्य जीन है दोनों, तो उसके संतानों में रोग होने की संभावना नहीं होती है। वो वाहक जरूर हो सकते हैं लेकिन संभावना नहीं होती है। किसी संतान के रोगग्रस्त तभी ही होगा यदि उसके माता और पिता दोनों सिकल सेल के या तो वाहक हैं या फिर वो पीड़ित हैं। यदि एक डिफेक्टिव जीन मिले तो व्यक्ति क्या होता है, कैरियर अर्थात वाहक होता है। तो सिकल सेल का वाहक कौन होता है कि एक जीन तो सामान्य और दूसरा है प्रभावित। एक सामान्य जीन और एक डिफेक्टिव जीन होता है, इनमें कोई लक्षण नहीं होते या बहुत ही कम हल्के लक्षण होते हैं, लेकिन यह जीन बच्चों में जा सकता, अर्थात अपने आगे वाली पीढ़ी को दे जरूर सकते हैं। एक होता है सिकल सेल एनीमिया। अगर मान लो उसके दोनों ही जीन प्रभावित हो गए किसी व्यक्ति के, अब ये अपना प्रभाव दिखाने लगे जाते हैं और इसके कारण से वह व्यक्ति सिकल सेल से पीड़ित होता है, एनीमिया से ग्रसित हो जाता है। दोनों ही डिफेक्टिव जीन होने पर होता है, पूरा रोग दिखाई देता है और लक्षण गंभीर हो जाते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं कि जो हमारी सामान्य आरबीसी होती हैं ऐसे द्विअवतलाकार होती हैं, लेकिन सिकल सेल से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें आरबीसी का आकार होता है हंसियाकार हो जाता है, और ये अब है ऑक्सीजन को ठीक प्रकार से कोशिकाओं तक नहीं पहुंचा पाती है और जिसके कारण से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, श्वास संबंधी समस्याएं होने लग जाती हैं और उस व्यक्ति में कमजोरी आने लग जाती हैं। तो सिकल सेल में हीमोग्लोबिन में बदलाव, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है वो होता है HbA जीन के कारण बनता है, और इस स्थिति में क्या होता है कि जो हमारी ध्यान देने की बात यह है कि जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन दो प्रकार की श्रृंखलाओं से मिलकर बना है, एक है अल्फा और एक है बीटा। एमिनो अम्ल की दो अलग अलग प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं, एक होती है अल्फा और एक होती है बीटा। हीमोग्लोबिन में टोटल 4 श्रृंखला होती हैं, जिनमें से 2 तो होती हैं अल्फा और 2 होती हैं बीटा। ये जो सिकल सेल एनीमिया होता है, इसमें जो ये बीटा श्रृंखला होती हैं, इस बीटा श्रृंखला में 6वें नंबर पर जो एमिनो अम्ल आता है वह बदल जाता है। और वह बदलता क्यों है? क्योंकि जो डीएनए होता है उसमें बदलाव आ जाता है, डीएनए से एमआरएनए में बदलाव आ जाता है, और एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है, ये अल्फा हीमोग्लोबिन वाला प्रोटीन बनता है, तो उसमें भी बीटा वाले में भी बदलाव आ जाता है। दोस्तों, जो ये एमआरएनए होता है, जब इससे प्रोटीन बनता है तो इसके 6वें नंबर पर एक कोड होता है जिसका नाम होता है सामान्य तौर पर GAG। GAG एक आनुवांशिक कोड होता है और ये बदल जाता है GUG में। अगर कोई परिवर्तन आया और GAG से ये हो गया है GUG, तो सामान्य तौर पर उस बीटा हीमोग्लोबिन में जो 6वें नंबर का एमिनो एसिड होना चाहिए था, वो होना चाहिए था ग्लूटामिक एसिड। क्या होना चाहिए था? ग्लूटामिक एसिड, और वो हो जाता है आपका वेलिन।
बीटा श्रृंखला में 6वें नंबर का एमिनो अम्ल होता है, वो ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर कौन सा बदल जाता है? वेलिन में बदल जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको पूछे कि एमआरएनए का कौन सा कोड, तो 6वें नंबर का कोड बदलता है। पहले क्या होता है? सामान्य तौर पर GAG होता है, बदलने के बाद क्या हो जाता है? GUG। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये था हमारा सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में जो हीमोग्लोबिन होता है वो बनता तो है, लेकिन वो कोई काम का नहीं होता है। अगर ऐसा हीमोग्लोबिन या ऐसी आरबीसी जो काम ही नहीं करे, ऑक्सीजन ठीक प्रकार से नहीं पहुंचा पाए, तो एनीमिया जैसे ही लक्षण होंगे। अर्थात यहां पर हीमोग्लोबिन की मात्रा है, लेकिन वो हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव है। जो संख्या है वो तो है, लेकिन वो उस प्रकार का कार्य नहीं कर पा रहा है। ये एक प्रकार की गुणात्मक समस्या है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट रोग, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया है, ये क्या होता है? ये एक आनुवांशिक रोग है, ये भी आपका अलैंगिक है और अप्रभावी रोग है। कहने का मतलब यह है कि महिला और पुरुष दोनों में होने की संभावना होती है। यह आनुवांशिक रोग है। देखो, हमारे जो शरीर होता है इसमें 20 एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है, और ये 20 एमिनो अम्ल होते हैं, ये हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं। इन 20 एमिनो अम्लों में से एक एमिनो अम्ल होता है जिसका नाम होता है फिनाइल एलानिन। और ये एमिनो अम्ल होता है, ये जरूरी होता है क्योंकि ये आगे कन्वर्ट होता है टायरोसिन में। टायरोसिन भी एक एमिनो अम्ल है, तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में बदलता है और बाकी के काम होते हैं, प्रोटीन बनता है। लेकिन इस रोग में फिनाइल कीटोन यूरिया में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PKU, इस रोग में क्या होता है कि जो फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में बदलने के लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, वो एंजाइम नहीं बन पाता है, जिसके कारण से उस व्यक्ति के रक्त में फिनाइल एलानिन की मात्रा बढ़ जाती है। और जब उस व्यक्ति के रक्त में फिनाइल एलानिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये फिनाइल एलानिन है आपके कीटोन बॉडीज के अंदर बदलने लगे जाता है, और ये कीटोन बॉडीज रक्त में बढ़ने लगे जाते हैं, और इसी के कारण से ये समस्या उत्पन्न होती है। तो ये एक आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर में फिनाइल एलानिन नाम का एमिनो अम्ल होता है, वो तोड़ नहीं पाता है, वो बदल नहीं पाता है। किसमें नहीं बदल पाता है? तो वो टायरोसिन नाम के एमिनो अम्ल में वो नहीं बदल पाता है। कारण क्या होता है कि एक एंजाइम की कमी हो जाती है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। शॉर्ट में इसको बोलते हैं फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। इस एंजाइम की कमी या फिर ये अनुपस्थित हो जाता है। यह भी आपका एक अलैंगिक अप्रभावी रोग है। मतलब बच्चा PKU तब होता है जब दोनों माता पिता कम से कम क्या हो, वाहक हो, या फिर दोनों में डिफेक्टिव जीन उपस्थित हो। फिनाइल एलानिन होता है खून में बढ़ने लग जाता है, क्योंकि इसे टायरोसिन में बदलने वाला एंजाइम काम नहीं करता है, टायरोसिन बन ही नहीं पाता, तो फिनाइल एलानिन लगातार रक्त में बढ़ रहा है। अब ये बढ़ रहा है तो दूसरे रूप में बदलेगा, और दूसरे रूप कौन सा है? फिनाइल एलानिन है आपका फिनाइल कीटोन्स में बदलने लगे जाता है। कीटोन बॉडी नाम का एक पदार्थ होता है, उसमें बदलने लगे जाता है। अब ये जो भी कीटोन है हमारे रक्त में बढ़ेंगे, ये हमारे किसी काम के नहीं है, तो जो रक्त है उसके द्वारा क्या होंगे, ये किडनी में जाएंगे, और किडनी फिर इनको फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकालेगी। तो उस व्यक्ति के मूत्र के अंदर, यूरिन के अंदर ये कीटोन बॉडीज आने लगे जाती हैं, और इन्हीं कीटोन बॉडीज के कारण से उस व्यक्ति के जो मूत्र है उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है, जिसे हम बोलते हैं माउसी। माउसी का मतलब जैसे चूहे के अंदर गंध आती है, वैसी गंध आने लगे जाती है। साथ साथ में इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होता है, क्योंकि ये कीटोन बॉडीज इकट्ठी होती रहती हैं लगातार, तो उसका जो मानसिक विकास होता है वो अवरुद्ध हो जाता है।
तो ये कीटोन बॉडीज होती हैं, पेशाब में निकलते हैं और इसीलिए इसका नाम पड़ा है फिनाइल कीटोन यूरिया। अर्थात ये फिनाइल कीटोन है, ये यूरिया अर्थात यूरिन में आने लग जाता है। कारण क्या हो सकते हैं, लक्षण क्या हो सकते हैं? यदि उपचार नहीं किया जाए तो मानसिक विकास प्रभावित होगा। उस व्यक्ति को सीजर्स आ सकते हैं, दौरे पड़ने लग सकते हैं, क्योंकि ये कीटोन बॉडीज हमारे दिमाग को प्रभावित करते हैं, मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। त्वचा गोरी और बाल हल्के रंग के हो जाएंगे क्योंकि टायरोसिन नहीं बन रहा है। ये टायरोसिन शरीर में कम हो जाएगा और फिनाइल एलानिन ज्यादा हो जाएगा। माउसी स्मेल वाली यूरिन, क्योंकि उसके यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज आ रही हैं और जिसके कारण से उसके यूरिन की एक विशेष गंध हो जाती है। दिमाग की क्षमता कम होने के कारण सीखने में कठिनाई आती है और माइक्रोसिफेली हो सकती है, अर्थात उस प्रभावित जो व्यक्ति है उसका सिर है वो छोटा हो सकता है। तो ये था हमारा फिनाइल कीटोन यूरिया PKU। अब हम नेक्स्ट जो रोग है उसके बारे में बात करने वाले हैं और वो है आपका थैलेसीमिया। ध्यान रखने की बात यह है कि ये रोग होता है, इसमें भी एनीमिया होता है। एनीमिया का मतलब यह हो गया है कि रक्त है उसमें RBC या हीमोग्लोबिन की या तो कमी हो जाए या कमी नहीं है लेकिन वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाए, तो उस स्थिति को एनीमिया कहते हैं और जिसके कारण से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगे जाती है। थैलेसीमिया होता है, ये भी कैसा रोग है? एक आनुवांशिक और रक्त से संबंधित रोग है जिसमें शरीर में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक जो प्रोटीन होते हैं, अभी आपको बताया था अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन होती हैं, वो सही मात्रा में नहीं बन पाती हैं। देखो, सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन बनता है, RBC बनती है, लेकिन हंसियाकार, अर्थात संख्या तो है लेकिन काम करने वाली नहीं है। लेकिन थैलेसीमिया में क्या होता है कि यहां पर हीमोग्लोबिन ही कम बनता है और हीमोग्लोबिन की ही कमी हो जाती है और हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण से एनीमिया हो रहा है। यह रोग भी आपका अलैंगिक और अप्रभावी क्या है? विकार है। अलैंगिक है और अप्रभावी विकार है। इसमें RBC अर्थात लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, वो या तो छोटी होती हैं क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई है और कमजोर हैं और कम संख्या में ही बनते हैं। यदि उस व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन कम बन रहा है तो RBC भी कम बनने लगे जाएंगे, जिससे गंभीर एनीमिया की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब जो ये थैलेसीमिया होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है अल्फा थैलेसीमिया और एक होता है बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया होता है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन क्यों नहीं बनता है? क्योंकि जो गुणसूत्र संख्या होता है 16, इस पर जीन है, इस पर जीन है और ये जो जीन है इसके 4 युग्म विकल्पी बनते हैं। चार युग्म विकल्पी बनते हैं। अब ये युग्म विकल्पी क्या होते हैं, जब हम मेंडल से संबंधित चीजें पढ़ेंगे उस समय आपको बताएंगे। तो इसके 4 युग्म विकल्पी बनते हैं और ये 4 युग्म विकल्पी किस किस प्रकार के बन रहे हैं उस आधार पर ये अल्फा थैलेसीमिया डिसाइड होता है। लेकिन हमें ध्यान रखने की बात यह है कि जो अल्फा थैलेसीमिया होता है ये गुणसूत्र संख्या 16 पर जो जीन होता है उसमें बदलाव के कारण से होता है। हाँ, और नाम से पता चल रहा है कि जो इसमें प्रभावित चेन होगी हीमोग्लोबिन की वो अल्फा चेन होगी। अभी आपको बताया था हीमोग्लोबिन में टोटल 4 चेन होती हैं, 4 प्रोटीन की श्रृंखलाएं होती हैं जिनमें से 2 अल्फा होती हैं और 2 बीटा होती हैं। तो इसमें अल्फा चेन प्रभावित होती हैं। इनमें 4 जीन होते हैं, इनमें कितने खराब होते हैं उसके ऊपर इस रोग की गंभीरता निर्भर करती है। मान लो 1 जीन या 1 युग्म विकल्पी खराब है तो ये रोग बहुत कम लक्षण वाला होगा। अगर 2 हैं तो उसके लक्षण बढ़ जाएंगे, इसी प्रकार से 3 में और बढ़ जाएंगे और यदि चारों युग्म विकल्पी हैं यदि वो प्रभावित हैं तो रोग बहुत गंभीर हो जाएगा। इसी प्रकार से बीटा थैलेसीमिया है। बीटा थैलेसीमिया के अंदर जो हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला होती हैं
वो प्रभावित होती हैं, वो ठीक प्रकार से नहीं बन पाती है और जिसके कारण से हीमोग्लोबिन की कमी होती है। अब ये बीटा श्रृंखला क्यों नहीं बनती है? क्योंकि जो गुणसूत्र संख्या 11 होता है उसके ऊपर एक जीन होता है, वो इसके अंदर प्रभावित होता है। तो हमें याद रखना है अल्फा थैलेसीमिया में गुणसूत्र संख्या आपके 16 पर होता है और जो बीटा थैलेसीमिया होता है उसमें गुणसूत्र संख्या 11 वाला जीन प्रभावित होता है। यदि हम बीटा थैलेसीमिया को डिवाइड करें तो बीटा हीमोग्लोबिन चेन कम बनती है और ये भारत में अधिक पाया जाता है। भारत में जो थैलेसीमिया पाया जाता है वो बीटा थैलेसीमिया ज्यादा पाया जाता है। अब यदि हम बीटा थैलेसीमिया को डिवाइड करें तो ये दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, बीटा थैलेसीमिया माइनर और बीटा थैलेसीमिया मेजर। माइनर का मतलब लक्षण होंगे वो बहुत कम होंगे। यदि मान लो उस जीन के एक युग्म विकल्पी ही आपका डिफेक्टिव है, वही प्रभावित है, तो लक्षण होंगे बहुत कम होंगे। और यदि उसके दोनों युग्म विकल्पी प्रभावित हो गए हैं तो लक्षण बहुत गंभीर हो जाएंगे। उस व्यक्ति के शरीर में रक्त की बहुत कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन बहुत कम मात्रा में बनेगा और जिसके कारण से उस व्यक्ति को बार बार रक्त चढ़ाने की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, अर्थात गंभीर एनीमिया की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो जो बीटा थैलेसीमिया मेजर होता है ये 6 से 12 महीनों की उम्र में गंभीर एनीमिया हो जाता है और नियमित खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है। और क्योंकि गंभीर स्थिति है इस कारण ऐसे बच्चे ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाते हैं। तो ये था आपका थैलेसीमिया। और ये जो थैलेसीमिया होता है ये भी अलैंगिक अप्रभावी क्या है, रोग है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने जो आनुवांशिक रोग हैं उन आनुवांशिक रोगों में जो मेंडलीय रोग थे या जो जीन आधारित रोग थे उनको डिटेल में पढ़ा है, उनके बारे में देखा है कि वो रोग क्या होते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा है उनकी वंशागति कैसे होती है। इसके अलावा हमने ये देखा है कि वो रोग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सब कुछ आपको बताया गया है। यदि आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या आती है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ में यदि आपको वीडियो है ये फायदेमंद लगा है, आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि ये वीडियो आप जैसे और लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।